समझ गए? चैप्टर फर्स्ट का टेस्ट होगा संडे को, पेपर मैं 9 बजे भेज दूंगी, कॉपी हो सकता है मैं लेट भेजूं, आंसर शीट तुम्हारी, क्योंकि कल मैं गांव जाऊंगी तो कॉपी आंसर फिर मैं आने के बाद दूंगी रात को। तो बेटा इसलिए अच्छे से सॉल्व कर लो, मार्क्स आपके कम से कम 70% तो आने ही चाहिए, इतना ढंग से चैप्टर पढ़ा है। अब पढ़ा है वो तुम जानो नहीं, 70% का मतलब 10 में से कम 7 नंबर तो होने चाहिए। ठीक है, समझ गए? अगर एक बार फर्स्ट टाइम पढ़ने में भी तुम्हें 70% भी अगर तुमने नहीं गेन किया है ना, तो कुछ नहीं आता, ये मान लो भी। और चैप्टर इजी है बिल्कुल, पढ़ने के बाद इजी लगा कि नहीं लगा? बता विवेक, बता। 16 जो स्टीरियो पढ़ी थी वैसा ही है कि नहीं है? ये चैप्टर इजी है बिल्कुल। हाँ तो बता, फिर तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। तो बेटा इसलिए टेस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है ना किसी भी टॉपिक में, मान लो नहीं समझ में आया तो पूछ ले भाई, अभी अभी पूछ लो। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का 26 ला दे, देखे क्या है 26, बुक दे एक बार बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो एक बार। ये क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एन टाइप पी टाइप, यही है इसमें तो क्वेश्चन नंबर 26। ये देख, ये रही आरबीएससी की बुक, क्वेश्चन नंबर 26 यही है, क्लासिफाई ईच ऑफ द। अच्छा 25 एनालाइसिस शो द निकल, ये वाला महिपाल ने आज तो पूरी टेबल ही भेज दी क्वेश्चन की। मैम क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू का आज होश आया इसको, एमसीक्यू का 3, 5 और 10, इतने दिन तो एक भी सॉल्व नहीं किया, पहली बार मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें। एनालिसिस शो, पहले शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व करवा रही हूँ, एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, समझने लायक भी है। देखो, नायोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडीज, नहीं नहीं ये नहीं है, ये है एनालिसिस शो द निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला, निकल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला 0.98, ऑक्साइड है 1.00, ओके। What fraction of nickel exist as a Ni2 plus and Ni3 plus ion? ये वैसे होगा जो अपन ने NaCl और SrCl2 वाला किया था ना, वैलेंसी इंक्रीज, उस हिसाब से होगा ये। ध्यान दो, ये पूछ रहा है कि निकल ऑक्साइड जो है वो इस फॉर्मूले में प्रेजेंट है, Ni का अमाउंट आपको 0.98 दे रखा है। अब ये नहीं पता अपने को कि +2 की फॉर्म में है कि +3 की फॉर्म में है, और ऑक्साइड जो है उसके लिए दे रखा है 1.00। अब सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि Ni3+, जैसे अपन ने SrCl2 डॉपिंग पढ़ा था ना NaCl, तो अपन ने पढ़ा था कि जब 2 NaCl रिप्लेस होते हैं तो एक SrCl2 आता है, जिसकी वजह से वहां कैटायन वैकेंसी क्रिएट होती है, पढ़ा था तुमने। ठीक ऐसा ही तो यहाँ पर है कि Ni2+ और Ni3+ अगर अपन लेते हैं किसी क्रिस्टल लैटिस में, तो सेम टू सेम तो है कि जब 2 Ni2+ रिप्लेस होंगे तो एक Ni3+ आएगा वहां पे। तो मैंने मान लिया कि एज्यूम कर लो कि जो Ni3+ आयंस है, Ni3+ आयंस ने Ni2+ का जो रिप्लेसमेंट किया है, उन रिप्लेसमेंट आयंस का नंबर मैंने x मान लिया। ठीक है, Ni3+ आयन जो रिप्लेसमेंट हुआ है आयंस का, किसके द्वारा? Ni3+ से। वो Ni3+ का जो रिप्लेसमेंट, Ni3+ ने जो +2 का रिप्लेसमेंट किया है, वो रिप्लेसमेंट मैंने x मान लिया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इसने चार्ज दोनों पे कुछ नहीं दे रखा, मीनिंग ये है कि न्यूट्रल फॉर्म में है। न्यूट्रल फॉर्म में तभी हो सकता है, मुझे पता है ऑक्साइड पे तो चार्ज फिक्स होता है -2, अब ये -2 है तो इसका मीनिंग ये +2 फॉर्म में है जब ये न्यूट्रल है। तो तुमने क्या किया, देखो मैंने मान लिया जो 2 वाला है, +2 चार्ज वाला, उसके लिए अमाउंट 0.98 है। समझ में आ गई बात अच्छे से? उसमें से कितने चले गए, 0.98 में से कितने रिप्लेस हो गए, उस रिप्लेस होने वाले नंबर को मैंने x मान रखा है। जैसे सपोज करो ये 0.98 टोटल अमाउंट है, जितने भी निकलते उनका टोटल अमाउंट है 0.98। अब उस 0.98 में से जितने भी रिप्लेस हुए थे उनको मैंने x मान लिया, तो मैं इसमें से हटा दूं ताकि मुझे पता चल जाएगा कि कितना फ्रैक्शन, कितने पार्टिकल्स अभी आपके पास प्रेजेंट है। तो मैंने इसमें से माइनस कर दिया x। ये तो हुआ है केवल और केवल +2 वाले के लिए। +3 वाले के लिए, +3 वाले के लिए इसने टोटल अमाउंट नहीं दे रखा, इसने तो केवल निकल का टोटल दे रखा था। तो
+3 वाले के लिए नहीं दे रखा तो मैंने लिख लिया जितना अमाउंट दे रखा था, हो सकता है वो सारे रिप्लेस हो गए, x मान रखा था मैंने, तो +3 वाले के लिए मैंने 3 और जितने भी आयंस मान रखे उसको लिख लिया x। ये तो हुआ है +2 वाले के लिए और ये हो गया +3 वाले के लिए, ठीक है। और न्यूट्रल फॉर्म में इसका चार्ज कितना है -2, तो ये हो गया -2। इक्वल के अंदर न्यूट्रल फॉर्म में तो अपन लिख लेंगे इसको 0। समझ गए। अब क्या किया मैंने, ध्यान दो, 2 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अपन। सॉल्व करो इसको, ब्रैकेट को खोल के, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, हो गया 9 पॉइंट, हो गया 1, यही आया 1.96 -2x प्लस हो गया 3x इक्वल में हो गया 2। इसको उधर ले जाओ, अब सॉल्व कर लो बेटा। 3x में से 2x तो बच जाएगा x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2.196, यही हुआ। अब x इज इक्वल टू निकाल लो यहाँ से, तो कितना आएगा 0.04, 0.04 आ गई आपके पास x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू से निकाल लो Ni3 प्लस का फ्रैक्शन, Ni2 प्लस का फ्रैक्शन। टोटल अमाउंट है 0.98, उसमें से जितने रिप्लेस हुए हैं वो आ गए 0.04, तो बचेंगे वो परसेंटेज में निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दो, Ni3 प्लस के लिए मैंने निकाला x इज इक्वल टू 4, टोटल कितने हैं और इंटू 100। सॉल्व कर लो इसको, देखे कितना आएगा, देखे देख लो एक बार। 2 से इसको डिवाइड कर दूं, यही हुआ। तो 200 को 49 से एक बार डिवाइड करके देख लो, देखिए ऑलमोस्ट कितना आ रहा है, बता दो। देखिए महिपाल कुछ पूछ रहा है, हेक्सागोनल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे मैम। अरे HCP में नंबर ऑफ एटम्स का मीनिंग क्या है, तुम क्या पूछना चाहते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर हेक्सागोनल में कैसे निकालेंगे, डायग्राम बनाओ उसका। ए वाली लेयर बी वाली लेयर की, जो ए वाली के जो खड्डे बनेंगे ना उसमें बनेगी बी वाली लेयर। ए बी दोबारा आएगा, ए फिर आएगा बी, मीनिंग फर्स्ट वाली और थर्ड वाली लेयर सेम होगी। जब तुम बनाओगे तो तुम्हें डायग्राम बनाते अपने आप दिख जाएगा कि 2 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, एक लेफ्ट और एक राइट वाले पार्टिकल टच करेंगे जब तुम्हारा नंबर ऑफ एटम 6 आएगा हेक्सागोनल। समझ गया महिपाल। SCP में कितना आया, इसको डिवाइड किया जो 4.08, मतलब और ऑलमोस्ट 4% के आसपास आ रहा होगा, ठीक है। हाँ तो अपन 4% मान लेते हैं। अब बेटा Ni2 प्लस जब 4% है तो Ni2 प्लस बचा है जो सारा, Ni2 प्लस ये 100 में से, तो 96% के आसपास Ni2 प्लस आ जाएगा। समझ गए क्या। हाँ समीर, अब समीर तो वेटिंग में चल रहा है, कितनी देर से मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बोलो बेटा, और कुछ पूछना है क्या किसी को, है किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम। राहुल कर लिए क्या सारे क्वेश्चन, और सब कर लिया ऐसे टाइप और सब। कल अपन ने वो जो किया था ऑक्टाहेड्रल वो क्लोज पैकिंग वाला, 2R कैपिटल R और स्मॉल r, आ गया क्या वो समझ में। वो छोड़ दिया था अपन ने, स्क्वायर नहीं किया था उसका, वो स्क्वायर होगा ना 2R स्क्वायर जब हो जाएगा वो 8R स्क्वायर, 0.414 आएगा उसका रिलेशन। हाँ ठीक है, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है। समीर कोई क्वेश्चन में है कोई प्रॉब्लम पूरे चैप्टर में। तुम बेटा बाद में क्लास में प्रेजेंट हुए हो तो तुमने अभी इंफॉर्मेशन सुनी नहीं है, टेस्ट होगा अपना कल संडे को, इसलिए टेस्ट देना है। बोलो और कोई है क्या ऐसा, नहीं है तो फिर अपन सॉल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट करें। पूछना है इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में, चाहे डिफेक्ट्स वगैरह हो। डिफेक्ट्स एक चीज मैं बता दूं, जिसने क्लास नहीं ली वो नोट से केवल पढ़ेगा या बुक से पढ़ेगा ना, सारे डिफेक्ट्स एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगे। तुम चाहे बुक बंद करके आंख बंद करके देख लो, बोलो डिफेक्ट्स हमारे मिक्स हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये है ही ऐसे। इनका डिफरेंस जब भी समझ में आएगा जब तुमने लाइव क्लास ली है, जब समझ जाओगे। क्योंकि कैटायन वैकेंसी है, ड्यू टू एक्सेस ऑफ मेटल है, ड्यू टू मेटल डेफिशिएंट है, वो तभी समझ में आएंगे जब उनका मीनिंग तुम्हें पता है। उनके एग्जाम्पल जैसे भी मैं चलते चलते तुम्हें पूछ लूं कि भाई NaCl वाला तुमने देखा था वो किस टाइप का, तुम्हें पता चल जाएगा कि वो मेटल एक्सेस होगा। जैसे ZnO है, ऑक्साइड आ गया, तो वो किस टाइप का होगा, वो सब पता चल जाएगा। समीर लॉन्ग का 13 क्वेश्चन, 13 का 5th पार्ट। अच्छा देखते हैं, देखिए 13 का 5th पार्ट क्या है।
पायरो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, ये अब नहीं है अपने कोर्स में समीर, ये मैंने पढ़ाया नहीं है तुम्हें टॉपिक। ये पूरा 13 जो क्वेश्चन है ना वो पूरा आपके चैप्टर से डिलीट हो गया। 12 व 16 ग्रुप क्या होते हैं, ये नॉलेज के लिए फिर भी पूछना चाहता है कि 12 व 16 ग्रुप, 13 15 ग्रुप कंपाउंड। ध्यान दे, 12 व 16 ग्रुप कंपाउंड का मीनिंग है, तुमने जो पीरियोडिक टेबल पढ़ रखी है ना उन ग्रुप के लिए दे रखा है इसमें कि अपन पी टाइप का बनाएंगे, अपन एन टाइप के सेमीकंडक्टर बनाएंगे, वो कहाँ से बनेंगे। तो इधर देख इसने दे रखा है 13 to 15। 13 to 15 तुझे पता है कौन सा ग्रुप स्टार्ट होता है, कहाँ एंड होता है। ये बोरोन से स्टार्ट होती है फैमिली, बोरोन, फिर कार्बन आ जाएगा, फिर नाइट्रोजन आ जाएगी 15 की एलिमेंट। समझ में आ रही, बोरोन से पहले आएगा कि बोरोन तो 13 का है, बोरोन से पहले ही आएगा 12। कौन आएगा बताओ, कौन सी फैमिली है 12 वाली, पीरियोडिक टेबल ही भूल गए हैं। ये देखो ये है हाइड्रोजन की फैमिली जो आती है ग्रुप फर्स्ट में। बेटा मांगे कार स्कूटर वाला होता है ग्रुप सेकंड। उसके बाद में वो आता है ना साइंस तेरी वाह करे मानव, 21 से लेकर के 30 तक डी ब्लॉक ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट, वो स्टार्ट होती है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट। तो जो लास्ट में जिंक आएगा ना वो जिंक होगा ग्रुप 12 का एलिमेंट। समझ में आ रही है, ग्रुप 12 में जिंक आएगा, उसके बाद में 13 के अंदर बोरोन आएगा, 14 में कार्बन की फैमिली होगी, 15 में नाइट्रोजन की फैमिली होगी। ठीक है, समझ गए। फिर 16 आगे आगे चलते जाओ, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन की फैमिली 16 में आ जाएगी। तो इसने पूछा है कि इनका मीनिंग क्या होता है, इन ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। इन ग्रुप का मीनिंग है कि एक एलिमेंट जो इसमें ऊपर रहता है उसके जो करेक्टर है, उस ग्रुप में रहने वाले जो एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट से अपन कंपैरिजन करते हैं। जैसे मान लो कार्बन की फैमिली है, तो कार्बन की फैमिली अपन मानते हैं इसको कि अपनी फैमिली में जो मेंबर है इसके अकॉर्डिंग अपन इसके करेक्टर साइज पढ़ते हैं, अपन आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ते हैं, वो सारे करेक्टर देखते। ठीक है, आ गया समझ में समीर। हालांकि ये टॉपिक अब अपने नहीं है, ये कोई डिटेल स्टडीज की नहीं है, हटा दो, पूरा टॉपिक हट चुका है। और ये जो तुम्हें दिया गया है ना 12 16 और ये मैग्नेटिक करेक्टर के लिए दिया गया है, क्योंकि इसमें अपन मैग्नेटिक करेक्टर भी निकालते हैं इनका। वो जब तुम एंटी फेरोमैग्नेटिक और ये फेरोमैग्नेटिक ये पढ़ते जब उनमें एग्जाम्पल आते इनके जिंक के रिंग के, इसलिए इसमें जरूरत पड़ती। ओके ठीक है, और कोई क्वेश्चन में दिक्कत है नहीं होगी। बाकी पायरो इलेक्ट्रिसिटी अब अपने किसी काम की नहीं है। कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, बोनस, पोरस, पोरस, पोरस का मीनिंग होता है बेटा, हिंदी में पोरस को बोलते हैं छेद। समझ में आ रही है बात, छेद बोलते हैं, या फिर वॉइड्स बोल सकते हो तुम, इसका दूसरा मीनिंग वॉइड्स भी बोल सकते हो। वॉइड्स का मीनिंग जिसके अंदर क्या होगा, वैकेंसी बनेगी, वैकेंट जगह होगी जिसमें, जैसे अपन बनाते हैं ना पोरस, जैसे पोरस लाइक स्ट्रक्चर हनी भी होता है, मधुमक्खी का छाता देखा है, पोरस बने हुए होते हैं उसमें जगह, वो मीनिंग होता है। किसके लिए लिखा हुआ है इसमें पोरस वर्ड, आइज के लिए, बर्फ के लिए। हाँ, तो बर्फ की स्ट्रक्चर पोरस स्ट्रक्चर ही तो होती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, बॉन्डिंग जैसे ही ब्रेक होती है, पोरस फॉर्म बोलते हैं जिसमें छेद होते हैं। ठीक है, महिपाल कह रहा है एब सेंटर क्या होता है मैम, बता, पूरी रामायण पढ़ ली, अब पूछ रहे राम कौन था मैम, बता एब सेंटर क्या है। एक जर्मन वर्ड पढ़ा था एब सेंटर, फोर बेन जेंडर लैंग्वेज से बना हुआ एब सेंटर वर्ड आया था, फोर बेन जेंडर। माइक लग रहा है, बोलो, 1 मिनट रुकना बेटा।
अब एप सेंटर बता दो, इसको बंद कर लेते हैं। हाँ बेटा, इधर ध्यान दो। एप सेंटर वैसे ही गवर्नमेंट में बहुत खराब है। तुम्हें पता होगा मार्च के लिए एग्जाम करवाने के लिए बाउंड कर रही है गवर्नमेंट की, मार्च में ही एग्जाम करवाएंगे बोर्ड, और मार्च में एग्जाम करवाएंगे। क्लासें चाहे 0 हुई हो, क्योंकि किसको समझ में आया ऑनलाइन में इतने दिन, वही चीज। मार्च के एग्जाम का मतलब 1.5 महीना भी नहीं है तुम्हारे पास। बेटा ध्यान दो, एप सेंटर 4 बैन जेंडर वर्ड से बना हुआ है। 4 बैन जेंडर, जिसका मीनिंग होता है कलर सेंटर। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। एप सेंटर, डिफाइन एप सेंटर, इसका मीनिंग एक ही लाइन में आंसर लिखना है। 4 बैन जेंडर विच मीनिंग कलर सेंटर, बस हो गया। एग्जाम्पल देना चाहो NaCl वाला या KCl वॉयलेट कलर, कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो। CSCl येलो कलर, ठीक है। हाँ बेटा, जो होल क्रिएट होता है किसकी वजह से? एटम के रिप्लेस होने की वजह से। उसका इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, अपन होल को नहीं, अपन उस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एप सेंटर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन, जैसे होल तो तेरा उस NaClSrCl2 में भी रहता है, पर NaClSrCl2 के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। वहां तो 2 Na पॉजिटिव गए थे तो Sr2+ ने उनको न्यूट्रल कर दिया था करके। इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, जहां इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, उसका मीनिंग था एप सेंटर। ओके, समझ गए महिपाल? कोई दिक्कत है क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा, मेरे हर एक चैप्टर की कंडीशन तो वही है कि क्लास आपको एक भी मिस नहीं करनी। क्लास मिस कर दोगे ना तो वो चैप्टर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट बन जाएगा। ये चैप्टर जो सेकंड अपन पढ़ रहे हैं ना, वो स्टीरियो से भी, इस फर्स्ट चैप्टर से भी इजी है। चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड बहुत सिंपल चैप्टर है। इनके न्यूमेरिकल करने में तुम्हें इतना आनंद आएगा कि तुम्हें बहुत, जैसे फर्स्ट चैप्टर के तो तुम्हें बकवास न्यूमेरिकल लगते हैं, उसके न्यूमेरिकल भी तुम्हें बहुत बढ़िया लगेंगे, थर्ड के और सेकंड के। ठीक है, थर्ड के ज्यादा बढ़िया लगेंगे, सेकंड के फिर भी ऐसे हैं कि तुमने 11th में पढ़े हुए हैं सारे। सॉल्यूशन नाम है अपने चैप्टर का। कोई दिक्कत है क्या? और कोई चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड? कल है, कल की क्लास नहीं होगी मेरी, सैटरडे की छुट्टी है सबकी, ठीक है, इसलिए कल की क्लास होगी नहीं बेटा मेरी। देखो यहाँ आएंगे नहीं तो मेरी और विष्णु जी की तो होगी नहीं, फिर यहाँ आके जो लेता है क्लास स्कूल में उनकी तो फिर होगी नहीं, वो तो छुट्टी रहेगी। तो इसलिए तुम घर से कुछ भी पूछोगे तो वो तुम पूछ लेना, मैं सुबह सुबह समझा दूंगा, ठीक है। या कुछ ऐसा टॉपिक जो तुम्हें नहीं समझ में आया ना, वो मुझे आज ही बता देना, ताकि मैं उसका पूरे का वीडियो बना करके वो समझा दूँ। चैप्टर फर्स्ट से, हाँ। मोलरिटी, मोलरिटी तो अब चालू हो गई चैप्टर सेकंड से। तूने क्वेश्चन पूछा था तो तूने कल मैसेज नहीं किया, तो मैं फिर देख नहीं पाती ना, फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहता। अब इसमें आएगा, अब समझा देंगे, तेरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तूने क्वेश्चन शायद भेजा था मेरे हिसाब से ना। सॉल्यूशन ध्यान दो बेटा, सबसे पहले तो छोटे छोटे वर्ड समझो कि क्या होता है चैप्टर अपन जो पढ़ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तरुण, इंटरस्टिशियल वॉइड समझा दो। इंटरस्टिशियल वॉइड नहीं पता है क्या तुझे? इंटरस्टिशियल वॉइड्स किसको कहते हैं? बता इंटरस्टिशियल वॉइड्स का मीनिंग। इंटरस्टिशियल वॉइड्स नहीं होती, इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, ठीक है। वॉइड्स तो उसमें बनती है, टेट्राहेड्रल हुई, ऑक्टाहेड्रल हुई। इंटरस्टिशियल स्पेस का मीनिंग होता है जब अपन क्लोज पैकिंग बनाते हैं ना पार्टिकल्स की, उसके बाद में भी उनमें स्पेस रह जाता है। जैसे कई बार मैं तुम लोगों को बिल्कुल टच कर करके बैठा दूं क्लास में, फिर भी तुम्हारे बीच कुछ गैप तो रहेगा ही, उसी को बोलते हैं बेटा इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आ रही है बात? जैसे तुम ये क्लोज पैकिंग बनाओगे ना पार्टिकल्स की, ये इसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग। ये देखो, ये रहा स्पेस, दिख रहा है ये स्पेस, यही है इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इसमें वो स्मॉलेस्ट एटम्स आकर के यहाँ पर, ये तुमने चैप्टर 8 में भी पढ़ा है ना कहीं,
मेटेलॉइड्स फॉर्मेशन में पढ़ा था ना, वहां पर आया था ये इंटरस्टेलर स्पेस वाला टॉपिक चैप्टर 8 में। तो ध्यान दो, अब अपने सॉल्यूशन वाले चैप्टर पे आ जाओ। सॉल्यूशन वाले चैप्टर और छोटा भी है, सबसे छोटा चैप्टर है ये सॉल्यूशन वाला, आराम से 3-4 दिन की क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे वर्ड समझो। सबसे पहले तो सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन, ये क्या होते हैं? देखो एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो जैसे तुम्हें नींबू पानी बनाना है, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल देखो। सबसे पहले मैंने 1 गिलास पानी ले लिया, ठीक है। जो प्योर वाटर आपने लिया है बेटा, जिसमें कुछ भी नहीं मिलाया अभी तुमने, वो ही तुम्हारा सोलवेंट है। आ रही है बात अच्छे समझ में? अब नींबू पानी बनाने के लिए जैसे लेमन ले लिया तुमने, शुगर ले ली, सॉल्ट ले लिया, नमक, चीनी, ये सब ले लिए तुमने, वो सारे सोल्यूट हैं। सोल्यूट वो होता है जो घुलने जा रहा है, सोलवेंट वो होता है जो उनको सबको घोल देगा, उनको सबको डिजोल्व कर देगा। जब मैंने ये सारी चीजें मिक्स कर दी सोलवेंट में, तो जो मिक्सचर मेरे पास है, जो नींबू पानी बन चुका है, वो अब क्या है? सॉल्यूशन है। आ रही बात समझ में? जो लो अमाउंट में प्रेजेंट होता है, केमिस्ट्री ये मानती है कि जो लो अमाउंट में, जिसका अमाउंट आपके पास कम है वो सोल्यूट है, जिसका अमाउंट आपके पास ज्यादा है वो सोलवेंट है, और जिस दोनों का जो मिक्सर है वो सॉल्यूशन है। अब इस चैप्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया अपने केमिस्ट हुए, रेस्पेक्टेड केमिस्ट हुए अपने, हेनरी, राउल्ट, ठीक है, इन्होंने अपना, राउल्ट नॉट राहुल, ठीक है, राउल्ट हुए, तो उन्होंने अपने अलग अलग लॉ दिए कि जब अपन सॉल्यूशन बनाएंगे तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जो इन सॉल्यूशन के बनने में, जैसे बॉन्डिंग ब्रेक होना, इन सब पे डिपेंड करें। अपन ये कंडीशन देखेंगे कि इफेक्ट ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, इनका नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं सॉल्यूशन बनाऊं तो, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें सारी तुम्हें चैप्टर में सीखने को मिली। समझ में आ रही है बात? तो ये सुन ले ध्यान से। ये चैप्टर स्टार्ट करवाने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, इस चैप्टर में 5 फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले आप लोगों को याद करने। कौन कौन से? स्टार्टिंग में 3 दिख रहे होंगे तुम्हें, मास परसेंटेज, सेकंड वॉल्यूम परसेंटेज, और थर्ड मास वॉल्यूम परसेंटेज। कोई डिफिकल्ट नहीं, बहुत इजी। जब तुम मास की बात करते हो, ध्यान दे, मास किस में होता है? या तो ग्राम में या किलोग्राम में। वॉल्यूम होता है या तो ml में या लीटर में। समझ में आ रही बात? जब मैं मास परसेंटेज निकालूंगी तो मैं लूंगी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज की। जब तुम वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमेशा आएगा सॉल्यूट का ही जो कम अमाउंट में है उसी का, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जब तुम मास वॉल्यूम निकालोगे तो जो ऊपर आ रहा है उसके ऊपर वाली चीज ले लो, मीनिंग मास ऑफ सॉल्यूट। जो नीचे आ रहा है उसके नीचे वाला अमाउंट, मीनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ गई ना बात ढंग से? कोई दिक्कत है? ये स्टार्टिंग में ही तुम्हें, जो यहाँ चैप्टर तुम्हारा स्टार्ट है, पेज नंबर देखो 28 के ऊपर, 28 पे आपको मिल जाएगा। देखो यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन दिख रहा है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। और ध्यान देंगे टोटल, अच्छा तुम्हारे 7 है, हिंदी मीडियम के अंदर 5 ही है। मोलरिटी, मोलरिटी तो है ही, नॉर्मलिटी अब नहीं है तुम्हारे। कहाँ है नॉर्मलिटी? देख कहाँ है इसमें, 16 वाला है, हाँ है तुम्हारे तो नॉर्मलिटी। फॉर्मेलिटी भी होती है, नॉर्मलिटी भी, लेकिन तुम्हारे यहाँ पर 7 है, 5 नहीं है। हिंदी मीडियम में 5 ही है केवल। हिंदी मीडियम में केवल ये 3 है, मोलरिटी है और मोललिटी है, बस। लिटी और रिटी अलग अलग है दोनों, मोलरिटी और मोललिटी अलग है दोनों चीजें। मोलरिटी कैपिटल एम से शो करते हैं, मोललिटी को, लिटी जो LIT वाली भाई, वो स्मॉल m से शो करते हैं, ठीक है। ppm पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, 10 टू द पावर 6। तो बेटा सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये सारे फॉर्मूले ढंग से याद कर लेना एक बार, क्योंकि ये वैल्यू न्यूमेरिकल में काम में आएगी। अब बताओ मोलरिटी, सबसे पहले अपन देखेंगे मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी सॉल्यूट के मोल नंबर अपॉन रिटी, रिटी पूछ रही हूँ मैं, मोलरिटी मतलब कैपिटल M पूछ रही हूँ, क्या होता है कैपिटल M? हाँ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गए, मतलब सॉल्यूट का मोल नंबर अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन की वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है मोलरिटी में। मोलरिटी, रिटी वाली में देखो कैसे याद रखोगे, वो मैं अभी बताती हूँ तुम्हें, देखो ध्यान देना। इसमें होता है मोल नंबर
ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मोल नंबर निकालना आता होगा, कैसे निकालते? मोल नंबर निकालते अपन स्मॉल m अपॉन कैपिटल M से, मतलब मास अपॉन मोलर मास। आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया 2 ग्राम आपके पास NaOH था, तो उसके लिए मोल नंबर निकालो, तो मोल नंबर ये 2 ग्राम तो हो गया इसका स्मॉल m, कैपिटल M इसका निकाल लेंगे। आता है तुम्हें निकालना कैपिटल M, ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, सोडियम का, सबका ऐड कर दे, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आ रही है बात समझ में? कैपिटल M रिटी, जैसे मोलरिटी और मोलरिटी, लिटी LITY लिटी, लिटी का मीनिंग लीटर, मतलब उसमें लीटर नहीं आएगा, मोलरिटी में लीटर नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में? जिसमें लीटर आ रहा है उसमें अपने को लीटर नहीं लेना, मतलब उसमें अपने को वॉल्यूम नहीं लेना। आ रही है बात समझ में? जिसमें रिटी लिखा हुआ है ना, रिटी, उसमें अपने को वॉल्यूम, जिसका जो नाम है उसमें वो चीज आपको नहीं लेनी। मोलरिटी, लिटी मीनिंग लीटर, यानी उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, लीटर का मीनिंग वॉल्यूम होता है। इस तरीके से याद रखना ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं। समझ में आ गई बात अच्छे से? सेकंड ध्यान दो, जहां मोलरिटी आएगा ना, मोलरिटी अभी बताया था मैंने, ये तो है मोलरिटी, मोलरिटी में वॉल्यूम आएगा, ठीक है, और मोलरिटी जो लीटर वर्ड बोल रहा है उसमें लीटर मतलब उसमें वॉल्यूम नहीं आएगा, उसमें मास आएगा। समझ गए? मतलब रहेगी ऊपर वाली चीज तो यही मोल नंबर ऑफ सॉल्यूट, पर उसमें मास होगा। किसका मास होगा? सॉल्यूशन का कि सॉल्वेंट का? सॉल्यूशन। अरे सोल्यूट का तो कभी आता ही नहीं, सोल्यूट का तो ये आ गया ना ऊपर। तूने यही तो क्वेश्चन पूछा था, ये जो इसमें दिया हुआ है ऑक्जेलिक एसिड वाला, ये पेज नंबर 29 पे, यही न्यूमेरिकल तो पूछा था तूने, यही क्वेश्चन तो था शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। ये नहीं था? चल ठीक है बेटा, मोलरिटी में ध्यान दो, वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का, जबकि मोलरिटी के अंदर वेट होता है, मास होता है सॉल्वेंट का। समझ में आ रही है बात? लिटी वाले में लीटर से रिलेटेड कोई चीज नहीं होगी, उसमें होगा मोल नंबर, 2-3 बार याद करोगे ना याद हो जाएंगे। सॉल्यूट अपॉन क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, उसमें मास होता है लिटी में, सॉल्वेंट का मास होता है सॉल्यूशन का नहीं, ठीक है। तो ये 7 जो तुम्हारे छोटे छोटे से फॉर्मूले दे हुए, नीतू पूछ रही है मैम कितने स्टूडेंट स्कूल आते हैं? तो मता वहीं बैठी रहा आराम से, स्कूल आना ही नहीं है भी, आने वाले गलती कर रहे हैं, नहीं आना, घर से समझ में नहीं आता क्या तुम्हें? कम आता है समझ में, सुनता नहीं है कि ये जो बताते हैं वीडियो क्लियर नहीं दिखती? बेटा नहीं आओ तो ज्यादा बढ़िया है, आओगे तो तुम्हारे लिए रिस्की है मामला। 2-4 दिन बताओ, 15 तारीख के बाद में तो वैसे भी रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी जहां तक मुझे लगता है क्लास। ये है, इसमें नॉर्मलिटी भी है, तुम्हारी बुक में है ये, केवल हिंदी मीडियम में तो नहीं है ये, RBSC की बुक में तुम्हारे अलग से दी हुई है नॉर्मलिटी, ये सारे एसपी में भी है, नहीं है तो यही तो मैं कह रही हूँ, ये नहीं है तुम्हारे, पता नहीं ये कहाँ से आ गई इसमें। बाकी ये वास्तव में अपने 12th के कोर्स में नॉर्मलिटी नहीं है, कोर्स में भी तुम चाहे देख लेना 5 ही फॉर्मूले हैं केवल। क्या कह रहा है? नहीं पढ़ना? ये नॉर्मलिटी याद मत करना, इसमें से मास फ्रैक्शन तो याद कर लेना। रीजन बताऊं कि तुम्हारे तो 8-9 फॉर्मूले दिए हुए हैं इसमें, तुम्हारे मास मोल फ्रैक्शन भी है तुम्हारे। मोल फ्रैक्शन जैसे मान लो, मोल फ्रैक्शन क्या होता है देखो इधर ध्यान दो, जैसे कोई भी पार्टिकल है, जैसे मान लो मैंने ले लिया ए और बी, मेरे पास 2 पार्टिकल्स है अलग अलग, अभी मुझे ये नहीं पता कि कौन सा सोल्यूट है या सोलवेंट, या हो सकता है दोनों ही सोल्यूट के पार्टिकल, दोनों ही लैब में नहीं मान लो, तो इनके लिए तुम्हें मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे अपन? जितने भी पार्टिकल्स आपके लिए आपको दिए हुए हैं, जैसे सपोज कर लो ए सोल्यूट है और ये सोलवेंट है, तो दोनों के लिए अपन कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? एक्स से शो करते हैं बेटा, अपन एक्स से शो करते हैं। अगर तुम ए का निकाल रहे हो तो मैं यहाँ ए लिख लूंगी एक्स, इसका मोल नंबर Na अपॉन टोटल जितने भी पार्टिकल्स होंगे प्रेजेंट उनका, मतलब Na प्लस Nb। ऐसे ही एक्स बी का निकालोगे तो Nb अपॉन Na प्लस N। हमेशा ध्यान रखो किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी सॉल्यूट के पार्टिकल हो चाहे सॉल्वेंट के, उन सबका टोटल सम जो होता है मोल फ्रैक्शन का, वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। मतलब एक्स ए प्लस एक्स बी, आगे होते एक्स सी एक्स डी जितने भी होते, उनका सम हमेशा 1 ही होगा। समझ में आ रही है बात ढंग से? ये चीज काम में आएगी जब तुम आइडियल नॉन आइडियल जो ग्राफ पढ़ोगे, उनमें आएगा ये तुम्हारे काम में।
इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज बताइए, कल एक काम करेंगे, सारे जितने भी फॉर्मूले उसमें से नॉर्मलिटी वाला फॉर्मूला काट देना नहीं है आपके कोर्स में, इसलिए याद भी नहीं करना है, ठीक है। अब ध्यान दो, जहां से चैप्टर स्टार्ट है वहां अपन पढ़ते हैं, पेज नंबर 30 पे स्टार्ट है। ये फॉर्मूले तुम्हें स्टार्ट में इसलिए दिए हुए कि तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको, बाकी इनसे आगे कोई लेन देन नहीं है चैप्टर से। पेज नंबर 30 से अपना चैप्टर स्टार्ट है सोल्यूबिलिटी से। अभी मैंने बताया था सोल्यूबिलिटी का मीनिंग है सोल्यूट और सोलवेंट को मिक्स करके अपन जो प्रोसेस कर रहे हैं वो है सोल्यूबिलिटी। तो जो सोल्यूबिलिटी है उस पर किसका क्या इफेक्ट पड़ेगा वो देखना। अब सोल्यूबिलिटी किसको बोल रहे हो पहले तो ये देखो, सोल्यूबिलिटी के लिए पहले बेटा मैंने किया सॉलिड इन लिक्विड, समझ में आ रही बात। सॉलिड इन लिक्विड का मीनिंग पता है, सॉलिड तो क्या है मेरे पास, सोल्यूट है, ठीक है, जिसको तुम घोलने जा रहे हो, जिसको तुम डिजोल्व कर रहे हो उसकी स्टेट सॉलिड है। और ये लिक्विड क्या है, ये सॉल्वेंट है तुम्हारा। वाटर को सबसे बेस्ट सॉल्वेंट मानते हैं क्योंकि उसमें इजीली कोई भी चीज डिजोल्व हो जाती है। तो लिक्विड आपका सॉल्वेंट है। इफेक्ट देखना, खुद ही दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा इमेज करोगे तो ये आपको रटने नहीं पड़ेंगे, तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगे सब। सॉलिड वाली स्टेट आपकी सोल्यूट की फॉर्म में है। अब बताओ, सबसे पहले मैंने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, बताओ खुद दिमाग लगाओ। देखो, कोई पार्टिकल जो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है उसकी बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे शुगर है, अभी लिया तुमने शुगर, अब ये शुगर फॉर्म हो गई सॉलिड फॉर्म, और इसको तुम वाटर में डिजोल्व करना चाहते हो, सॉल्वेंट हो गया तुम्हारा लिक्विड। अगर उसी चीनी को जो तुमने डाल दी, शुगर ऐड कर दी पानी, उसको मैं उस पानी को थोड़ा सा गर्म कर लूं, देखो गर्म पानी के अंदर कितनी जल्दी शुगर डिजोल्व हो जाएगी। इसका मीनिंग क्या हुआ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बताओ टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। आगे बात अच्छे समझ में, कब किसके लिए, ये चीज ध्यान रखो, सॉलिड इन लिक्विड स्टेट के लिए, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ध्यान से सुन लें, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। सॉलिड स्टेट में होना चाहिए सॉल्यूट, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए सॉल्वेंट। समझ में आ गई ना बात ढंग से। सेकंड पढ़ो, ये तीन चीजें पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, सॉल्यूट जो है सोलवेंट, सोलवेंट तो बेटा अपने कोर्स में तीनों स्टेट ही लिक्विड लिक्विड ही है, ठीक है। सॉल्वेंट पहले तो अपन सॉलिड का इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर का, प्रेशर का, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस सबका देखेंगे। फिर लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व करके देखेंगे, जिसपे फॉलो होगा राउल्ट का लॉ। फिर अपन देखेंगे गैस को डिसॉल्व करके देखेंगे लिक्विड में, उस पे फॉलो होगा हेनरी का लॉ, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया फर्स्ट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि सॉलिड स्टेट में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, अगर अपन टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो बॉन्डिंग ब्रेक होगी, और ब्रेक होते वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। सेकंड इफेक्ट समझो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लास्ट ली चैट्रियर प्रिंसिपल पढ़ा होगा तुमने 11th के अंदर। ली चैट्रियर प्रिंसिपल यही तो कहता है कि जब अपन कोई इफेक्ट किसी पे क्रिएट करते हैं ना, तो हमेशा क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागता है। इसका मीनिंग ये था ली चैट्रियर प्रिंसिपल का, जैसे मैं तुम लोगों के ऊपर अभी कोई प्रेशर लगाऊं तो तुम लोग उधर भागोगे जिधर उसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। आ रही बात समझ में। तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा ना, ये पार्टिकल्स भागेंगे उस टेम्परेचर से दूर, भागते उनकी बॉन्डिंग खुल जाएगी और वो डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। खुद दिमाग लगा के बताओ इफेक्ट प्रेशर का क्या पड़ेगा बताओ। अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रीजन क्योंकि एक तो बॉन्डिंग पहले से बहुत भयंकर है इनमें, और अगर आपने और प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। समझ गए ना बात अच्छे से। नेचर ऑफ सब्सटेंसेस, नेचर ऑफ सब्सटेंसेस का मीनिंग बोलो, जो सॉल्यूट तुम ले रहे हो वो इस पे फॉलो होता है, लाइक डिसॉल्व लाइक